नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इसकी ये वाली हेडिंग मतलब द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848 इसे कवर करने वाले हैं। इसे शुरू करने से पहले हम अपनी शायरी से शुरुआत करेंगे और ये वीडियो बहुत दमदार होने वाली है, बहुत मजेदार होने वाली है। इसे शुरू करेंगे पर इससे पहले हम शायरी मतलब सुना देते हैं जिससे आप में जोश आ जाए। ठीक है, तो जो शायरी है आज की वो ये है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस होता है इसी वजह से। ठीक है, तो बताना आपको मेरी शायरी कैसी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, मीडियम लगी या फिर दो देने की भी नहीं लगी, तो कैसी भी लगी वो बता देना। ठीक है, ओके। तो द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848 ये कहता है कि बहुत सारे रेवोल्यूशन जो है ना भैया वो यूरोप के अंदर हुए थे 1830 से लेके 1848 के अंदर। ठीक है, बहुत सारे रेवोल्यूशंस, मतलब रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्रांतियां, मतलब बहुत सारी नई चीजें हुई थी। ठीक है, बहुत सारी नई चीजें हुई थी कब से, 1830 से लेके 1848 के बीच में। इसी वजह से इसे एज ऑफ रेवोल्यूशन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन हुए थे। समझ में आया कि बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन हुए यूरोप के अंदर, तो इस टाइम पीरियड को नाम दे दिया कि भैया ये क्या है, एज ऑफ रेवोल्यूशन है। ये समझ में आया, एज ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर मेनली हम दो रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि भैया जुलाई रेवोल्यूशन क्या है, कि भैया ग्रीक रेवोल्यूशन क्या है। अब जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेगा। देखिए जुलाई रेवोल्यूशन क्या है, जुलाई रेवोल्यूशन जो कि जुलाई में हुआ हो, यस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। जुलाई रेवोल्यूशन, ये जो रेवोल्यूशन है इसमें दो जगह पर हुआ था। एक था फ्रांस, ठीक है, एक जगह है फ्रांस, दूसरी जगह है बेल्जियम। ठीक है, एक जगह है फ्रांस, दूसरी जगह है बेल्जियम। ठीक है, जुलाई रेवोल्यूशन दो जगह पर हुआ, एक फ्रांस एक बेल्जियम, एक फ्रांस एक बेल्जियम। समझ में आया। जो फ्रांस है उसमें क्या हुआ कि जो बर्बन किंग था, कल हमने बर्बन बिस्कुट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बर्बन बिस्कुट क्या था भैया, बर्बन डायनेस्टी वापस आ गई थी। किसके जब कंजर्वेटिज्म आया था तो बर्बन डायनेस्टी दोबारा आ गई थी। ठीक है, पर अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि द बर्बन किंग who has been restored to power during the conservatism action after 1815। जब क्या हुआ, जब 1815 में क्या हुआ था कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसकी जो पावर है उसका एंड हो गया था। रशिया, ठीक है, यूरोप, पर्शिया और ऑस्ट्रिया इनके हाथ में आ गई थी, उन्होंने कंजर्वेटिज्म कर दिया था। ठीक है, और जो बर्बन डायनेस्टी थी उसमें उसे लागू कर दिया था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो बर्बन डायनेस्टी है ना, ठीक है, वो जो कि रिस्टोर हो गई थी, मतलब दोबारा से आ गई थी कंजर्वेटिज्म एक्शन 1815 में, जब वो दोबारा से आ गई थी। ठीक है, वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज। पर अब वो जो बर्बन वो जो किंग थे, ठीक है, बर्बन जो डायनेस्टी थी उसे खत्म कर दिया गया और जो बर्बन किंग है उसे बर्बन किंग्स को हटा दिया गया। लिबरल नेशनलिस्ट थे ना, या फिर हम कह सकते हैं लिबरल रेवोल्यूशनरी से उनके द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो बर्बन किंग था, जो बर्बन किंग था जिसे सेटअप किया गया था, जो बर्बन किंग था जिसे सेटअप किया गया था उसे हटा दिया गया। ठीक है, ये समझ में आ गया कि बर्बन किंग जो था जिसे 1815 के अंदर कंजर्वेटिज्म के द्वारा वहां पे दोबारा रिस्टोर किया गया था उसे हटा दिया गया। ठीक है, उसे हटा दिया गया। अब देखिए आगे क्या बताता है, आगे बताता है कि जो मोनार्की है, ठीक है, मोनार्की मतलब मेरा ही शासन चलेगा, मेरे अलावा कोई यहाँ शासन नहीं कर सकता, शासन नहीं कर सकता। तो वहां पे क्या हुआ, इंस्टॉलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब मोनार्की तो होगी, मोनार्की तो होगी पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो होती है जहां पे मोनार्की के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन चले, मतलब नियम भी हो और मोनार्की भी हो। ठीक है, तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो मोनार्की है उसे इंस्टॉल कर दिया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को रेगुलेट कर दिया गया। ठीक है, समझ में आया। थर्ड पॉइंट क्या है, जो लुइस फिलिप्स है वो उसे हेड चुना गया। ठीक है, जो लुइस फिलिप है उसे हेड चुना गया। कहां का हेड चुना गया, जो बर्बन था। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखो इतना समझ में आ गया,
इतने में क्या बताया गया, इतने में सबसे पहले में तो ये बताया गया कि जो बर्बन किंग था उसे क्या कर दिया गया, बर्बन किंग जो है उसे हटा दिया गया और क्या किया गया, लिबरल रेवोल्यूशनरीज जो है, ठीक है, उनके द्वारा हटा दिया गया उसे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है, ठीक है, उसे सेटअप कर दिया गया। फिर हमने पढ़ा कि जो भैया जो लुइस फिलिप्स है उसे हेड चुन लिया गया, ठीक है। तो तीन चीजें हुई थी फ्रांस के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए कि भैया पहली चीज क्या होती, पहली चीज ये हुई थी कि जो बर्बन डायनेस्टी से हटा दिया गया, बर्बन जो किंग था उसे हटा दिया गया। जो बीच में हुई थी वो क्या थी, बीच में हुई थी वो ये थी कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को सेटअप किया गया। तीसरी हुई थी वो क्या थी, तीसरी हुई थी वो ये थी कि जो लुइस फिलिप्स है उसे हेड जो है वो चुन लिया गया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, बेल्जियम। बेल्जियम के अंदर क्या क्या हुआ था, बेल्जियम की कैपिटल, पावर शेयरिंग में मैंने आपको बताया है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, यस। अब देखिए क्या है इसमें कि जो बेल्जियम है, ठीक है, वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड इसका क्या था, पार्ट था, ठीक है। जो बेल्जियम है ना, बेल्जियम वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का क्या था, पार्ट था, ठीक है। तो क्या किया गया, जो बेल्जियम है उसे फ्री कर दिया गया यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, ठीक है, यूकेएन, ठीक है, यूकेएन मतलब यूकेएन ने क्या किया था, जो हमारा बेल्जियम था उसे क्या कर रखा था, उसे अपना पार्ट बना रखा था। फिर क्या किया, फिर जब ये जुलाई रेवोल्यूशन आया, ठीक है, ये जुलाई रेवोल्यूशन आया तो जो बेल्जियम है उसे फ्री कर दिया गया। जुलाई रेवोल्यूशन समझ में आ गया, फ्रांस का क्या है और बेल्जियम का क्या है। अब हम पढ़ते हैं ग्रीक रेवोल्यूशन कि भैया ये जो ग्रीक रेवोल्यूशन है ये क्या है। ग्रीक रेवोल्यूशन कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी बातें जाननी है। हैज बीन अ पार्ट ऑफ, देखो जो ग्रीक है, ठीक है, ग्रीक है वो क्या था, वो एक ओटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। देखिए जो ग्रीक है, ग्रीक वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। ऑटो चलाने वाला इंसान जिसका पार्ट है ग्रीक, समझो ऑटो चला रही हूं मैं, ठीक है, मेरे पीछे ग्रीक बैठा है, मैं उसे लेके जा रही हूँ इस तरीके से। तो जो ग्रीक है ना, ग्रीक वो क्या है, इसका पार्ट है, मेरा पार्ट है। मेरा कैसे पार्ट हुआ, क्योंकि मेरे ऑटो में बैठा है तो मेरा ही तो पार्ट हुआ। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि वो ओटोमन एम्पायर जो है उसका क्या था, पार्ट था। कौन था, पार्ट था ग्रीक। 15वीं सेंचुरी तक, मतलब 15th सेंचुरी तक, मतलब मैंने अपना ऑटो चलाया, ठीक है, ऑटोमैन हूं मैं, ऑटोमैन एम्पायर है मेरा, ठीक है, उसमें मेरे पीछे कौन बैठा है, ग्रीक बैठा है। अब जो ग्रीक है मैंने उसे 15 किलोमीटर जाके उतार दिया, ठीक है, मतलब 15th सेंचुरी तक, ठीक है। इतना समझ में आया, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि भैया 15th सेंचुरी, मैंने आपको 15 किलोमीटर से बता दिया कि 15th सेंचुरी एज कंपेयरिंग विद अ किलोमीटर, ऑटोमैन मींस मी, मतलब मैं ऑटोमैन ऑटो चला के दिखा रही हूँ, मतलब मैं ऑटोमन एम्पायर से कंपेयर कर रही हूँ। और जो ग्रीक है जो मेरे पीछे बैठा हुआ वो ये ग्रीक है। तो इतना समझ में आया कि ग्रीक मेरा पार्ट था और 15th सेंचुरी तक, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद ये कह रहा है कि जो पीपल थे ग्रीक के, जो लोग थे, ठीक है, जो रेवोल्यूशनरीज थे, वो कहने लगे कि भैया हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए। क्या कहा, हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ग्रीक के जो पीपल हैं वो क्या करने लगे, इंडिपेंडेंस, मतलब हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, ये मांगने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो है इसकी मांग 1821 से शुरू हुई। कब से शुरू हुई, 1821 से शुरू हुई। स्टार्ट स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस फॉर द ओटोमन एम्पायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ग्रीक था वो 1821 से उसने स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया, 1821 से ही उसने स्टार्ट कर दिया कि वो ओटोमन जो एम्पायर है उसका जो पार्ट बना हुआ है उससे बाहर निकले, मतलब वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट नहीं होगा, वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहता था, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, एक ओटोमन एम्पायर है, ठीक है, ये है ग्रीक। तो ये जो ग्रीक है ना, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, ये क्या है, डिपेंडेंट है। तो अब इसे क्या बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है। तो इसने स्ट्रगल किया क्या बनने के लिए, इसे इंडिपेंडेंट बनने के लिए क्या किया, स्ट्रगल किया, ठीक है। तो 1821 से इसका स्ट्रगल जो है ना वो 1821 से क्या हो गया था, शुरू हो गया था, ठीक है। हाँ, 1821 से शुरू हो गया था कि वो ओटोमन एम्पायर है उसे क्या चाहता था, इंडिपेंडेंस चाहता था, मतलब वो इंडिपेंडेंट बनना चाहता था। अब जो पीपल है वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। अब जो ग्रीक के पीपल है ना वो इतने ज्यादा तो पावरफुल नहीं थे।
पावरफुल नहीं थे। अब वो जो लोग हैं, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल नहीं थे, तो उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें सपोर्ट चाहिए था। तो क्या किया उन्होंने, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, वहां से सपोर्ट लिया। और जो वहां के पोइट थे, जो वहां के आर्टिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, जो वहां के पोइट थे, जो वहां के आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी लोगों में फीलिंग जागरूक कह सकते हैं माना, हाँ, जागरूक की, लोगों के अंदर जागरूक की, कौन सी फीलिंग, नेशनलिज्म की, ठीक है, राष्ट्रवाद की फीलिंग जागरूक की, इंडिपेंडेंट नेशन की फीलिंग जागरूक की, ठीक है। तो क्या हुआ, जो पीपल है ना, वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, उन्हें शक्ति नहीं थी इतनी ज्यादा, ठीक है। तो उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें सपोर्ट चाहिए था। तो उन्होंने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का सपोर्ट किया, मिला उन्हें। और बहुत सारे पोइट्स और आर्टिस्ट ने भी नेशनलिज्म की भावना को जागरूक करके उन्हें सपोर्ट किया, ठीक है। अब फाइनली क्या हुआ, फाइनली आखिरकार क्या हुआ, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। अब क्या हुआ, लास्ट में बताया गया है कि फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल की जो ये ट्रीटी थी, ठीक है, ये ट्रीटी थी, ये क्या था, डील, हम कह सकते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 की जो ट्रीटी थी, इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया कि भैया जो ग्रीक है ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट नेशन है। क्या है, एक इंडिपेंडेंट नेशन है। ये बता दिया गया, ये क्या कर दिया गया, बता दिया गया। समझ में आया, कोई डाउट है? देखो, ग्रीक के जो पीपल थे वो चाहते थे कि भैया इंडिपेंडेंट मिले। ग्रीक क्या था, ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, मेरे पीछे बैठा था ग्रीक, ठीक है, ऑटो चला रही थी मैं। उसके बाद 1821 के अंदर ये जो स्ट्रगल था कि भैया इंडिपेंडेंट बनना है, ये शुरू हुआ। अब जब ये शुरू हुआ तो जो ग्रीक के पीपल थे इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, तो उन्हें क्या चाहिए थी, उन्हें सपोर्ट चाहिए थे। तो जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, उन्होंने इसे क्या किया, सपोर्ट किया। बहुत सारे पोइट और जो आर्टिशियंस थे, उन्होंने भी क्या किया, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना, ठीक है, इंडिपेंडेंस, आजादी की भावना को जागरूक किया। और फाइनली एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 के अंदर जो ग्रीक है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बहुत ज्यादा मजे के साथ। चलिए अब चलते हैं, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट हेडलाइन पर, जो कि है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। अब ये क्या है, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। अब ये किसे कहते हैं और क्या होता है, अब ये जानते हैं। देखिए अब क्या है, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इज नॉट जस्ट कम बाय वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जो फीलिंग है नेशनलिज्म की, मतलब जो राष्ट्रवाद की भावना है, वो ना ही केवल वॉर से आती है और ना ही केवल टेरिटोरियल एक्सपेंशन से। आप अपने टेरिटरी को बढ़ता करते जा रहे हो, मतलब बढ़ाते जा रहे हो। तो उसके अलावा, ठीक है, इन दोनों के अलावा जो एक दूसरा रीजन होता है वो होता है कल्चर, जिसकी वजह से क्या आता है, नेशनलिज्म की भावना जो है लोगों के बीच में क्या होती है, डेवलप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो फीलिंग है नेशनलिज्म की, वो वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन के अलावा कल्चर के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो अनदर रीजन क्या हो गया भैया, अनदर रीजन इसके लिए कल्चर हो गया, ठीक है। अब यही बताया गया है रोमांटिज्म में। अब ये क्या है, रोमांटिसिज्म क्या है, ये है एक कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स। अब ये क्या है, कोई भी ऐसी कल्चरल मूवमेंट जिसके कारण लोगों के अंदर नेशनलिज्म, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना जागरूक हो, वो क्या होगा, रोमांटिसिज्म होगा। रोमांटिसिज्म क्या होता है, मतलब कोई भी एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट जिससे क्या हो, जिससे टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट, मतलब लोग हैं, लोगों के बीच में कैसी भावना जागरूक हो रही है, लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना, ठीक है, देश के प्रति कुछ करने की भावना जागरूक हो, वही रोमांटिसिज्म कहलाएगा, ठीक है। मतलब आप एक ऐसा कुछ करो जिससे कि एक ऐसा कल्चर चीज हो, मतलब एक ऐसी सांस्कृतिक चीज हो, ठीक है, जिससे कि लोगों के मन के अंदर, लोगों में भावना जागृत हो। किसकी भावना जागृत हो, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, रोमांटिसिज्म। समझ में आ गया कि नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद की भावना केवल और केवल टेरिटोरियल एक्सपेंशन और वॉर के कारण ही नहीं जागरूक होती,
ये इन दोनों के कारण ही नहीं जागरूक होती। इसके अलावा जो तीसरा रीजन है वो होता है कल्चर, जिसके कारण जो भावना है किसकी, नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की, वो जागरूक होती है। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना जागरूक होती है। तो रोमांटिसिज्म समझ में आ गया कि एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप, क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए, कैसी फीलिंग, ठीक है, टू एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल, मतलब नेशनल सेंटिमेंट, एक ऐसा पर्टिकुलर फॉर्म, नेशनल सेंटिमेंट का एक ऐसा पर्टिकुलर फॉर्म जिससे क्या हो, जनरेट हो लोगों के बीच में। ठीक है, नेशन के प्रति सेंटिमेंट्स मतलब फीलिंग्स जो है वो क्या हो, जागरूक हो या फिर जनरेट हो। ठीक है, अब देखते हैं बहुत सारे, अब यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे क्या थे भैया, यूरोप रोमांटिक आर्टिस्ट थे। ठीक है, बहुत सारे रोमांटिक आर्टिस्ट थे, उनकी आर्टिस्ट की कुछ आर्ट्स थी, कुछ म्यूजिक थे, कुछ स्टोरीज थी, कुछ पोएम थी, जिससे क्या होता था, लोग मोटिवेट होते रहते थे। ठीक है, और जो लोग हैं उनके मन के अंदर नेशनलिज्म की भावना जो है वो जागरूक होती रहती थी। ठीक है, तो वहां पे यही बताया गया है कि बहुत सारे रोमांटिक आर्टिस्ट के कारण भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जो है वो जागरूक हुई है। ठीक है, तो चौथा रीजन क्या होगा कि भैया रोमांटिक आर्टिस्ट के कारण लोगों के अंदर क्या हुई है, कौन सी भावना जागृत हुई है, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना क्या हुई है, जागरूक हुई है। उसके बाद एक नाम बताया गया है कि भैया एक जर्मन फिलोसफर थे, एक जर्मन फिलोसफर थे जिनका नाम था जॉन गॉटफ्राइड। ठीक है, एक जर्मन क्या है, फिलोसफर है। ठीक है, फिलोसफर जो फिलोसफी लिखते हैं, फिलोसफर। ठीक है, तो जर्मन फिलोसफर है, जर्मनी के रहने वाले एक फिलोसफर है जिनका नाम है जॉन गॉटफ्राइड। ठीक है, गॉटफ्राइड। ठीक है, जॉन गॉटफ्राइड इनका नाम है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया है कि भैया यदि आपको किसी भी मतलब कोई भी यदि कंट्री है, यदि आप उसका कल्चर देखना है ना कि भैया इसकी संस्कृति कैसी है, ठीक है, तो आप राजा के पास जाकर मत रहो। ठीक है, राजा के शाही महल में सब आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, पर यह कहा गया है कि राजा के महल में जाके मत रहो, राजा कुछ नहीं करेगा। राजा के महल में जाने से बजाय आप कॉमन पीपल के साथ जुड़कर देखो, इंटीग्रेट होकर देखो। तो यहाँ पे क्या बताया गया, जो रियल कल्चर है, मतलब एक सही वास्तव में जिसे कल्चर कहा जा सके, वॉज द कल्चर ऑफ द कॉमन पीपल। वो संस्कृति होती है जो सामान्य लोग हैं उनकी। ठीक है, जो सामान्य लोग हैं, यदि आप उनकी संस्कृति देखते हो ना, तो वही उनके कल्चर में ही उनकी संस्कृति झलकती है। ठीक है, मतलब रियल कल्चर किसे बताया गया, कॉमन पीपल का, कॉमन पीपल जैसे रहता है उसे रियल कल्चर बताया गया, ना कि राजा महाराजाओं के महल में जाकर आप किसी का कल्चर देखो, उससे अच्छा तो आप यही देख लो। और ये बताया गया है कि जो कल्चर है, मतलब जो संस्कृति है, वो क्या है, एक ट्रू स्पिरिट है नेशन की। संस्कृति जो है वो क्या है, सोल है, आत्मा है किसी भी राष्ट्र की। किसी भी राष्ट्र की आत्मा कौन है, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसकी संस्कृति होती है, ये बताया गया। इतना समझ में आया। देखिए, ये रोमांटिक इमेजिनेशन के बारे में बताया गया। अब ये कहा गया है कि भैया जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, ना ही वो वॉर से, ना ही वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन से, इनके अलावा किससे, कल्चर से। ठीक है, कल्चर से, संस्कृति से लोगों के अंदर क्या होता है, जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, उसकी भावना जागरूक होती है। ठीक है, लोग एक गठ में बनकर रहें। ठीक है, इस तरीके से। और रोमांटिसिज्म क्या होता है, रोमांटिसिज्म एक कल्चरल, क्या, इट इज अ कल्चरल मूवमेंट। ये क्या है, एक सांस्कृतिक क्या होता है, एक मूवमेंट होती है, मतलब एक ऐसा सांस्कृतिक माहौल जिसके अंदर लोगों के बीच में, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो डेवलप हो, तो वो होता है रोमांटिसिज्म। ठीक है, तो एक कल्चरल मूवमेंट जो क्या करे, डेवलप करे, उत्पन्न करे, क्या उत्पन्न करे, एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट। ठीक है, मतलब राष्ट्रवाद की भावना को जनरेट करे, वो क्या होता है, रोमांटिसिज्म। उसके बाद बहुत सारे रोमांटिक आर्टिस्ट हैं जिनकी आर्ट से, जिनके म्यूजिक से, जिनके डांस से नहीं, जिनके आर्ट से, म्यूजिक से, पोइट्री से, स्टोरी से, जिससे क्या हो रहा है, इन सभी से क्या हो रहा है, नेशनलिज्म की भावना जागरूक हो रही है। उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया कि भैया एक जर्मन फिलोसफर है जिनका नाम है जॉन गॉटफ्राइड। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा है कि जो रियल कल्चर है वो वॉज नॉट इन द वो किंग के महल में नहीं है, मतलब जो किंग है वॉज नॉट इन द फोर्ट ऑफ किंग, वो किंग के जो उनका जो फोर्ट है, ठीक है, महल है, उसमें नहीं है, बल्कि वो कहाँ है, बल्कि वो एक कॉमन पीपल के कल्चर में झलकता है। ठीक है, और ये बताया गया है कि जो कल्चर है वो क्या है,
ट्रू स्पिरिट है नेशन की। ये बात याद रखना कि कल्चर क्या है, एक ट्रू स्पिरिट है नेशन की। बोर बार तो नहीं हो रहे हो तुम? बोर हो रहे हो क्या? अरे भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसे सीरियसली समझो थोड़ा सा, इसीलिए मैंने अभी जोक नहीं सुनाया है। अगर जोक सुनाऊंगी ना तो टाइम थोड़ा सा इसमें चला जाएगा, कोई नहीं, आगे जोक सुना देंगे। अब आगे एक कहानी सुनो। यहाँ पे पोलैंड की कहानी बताई गई है कि जो पोलैंड है, ठीक है, जो पोलैंड है, ये पोलैंड जो है ना वो रशिया के कंट्रोल के अंदर था, ठीक है, वो रशिया के अंदर था, मतलब रशिया ने उसे कंट्रोल किया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, ठीक है, द पीपल ऑफ पोलैंड स्पीक पोलिश लैंग्वेज, ठीक है, जूतों वाली पोलिश नहीं, पोलिश लैंग्वेज है, इसका नाम है, लैंग्वेज का नाम है। जैसे कि हरियाणा में हरियाणवी लैंग्वेज होती है ना, ये करो हाँ इस तरीके से, तो उसी तरीके से पोलैंड के अंदर पोलिश लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो कि वहां के लोग बोलते हैं। फिर क्या हुआ कि पोलैंड जो है ना वहां पे रशिया का क्योंकि कंट्रोल था, तो रशिया के पीपल ने क्या किया, जो पोलिश भाषा थी उसको हटा के रशियन लैंग्वेज वहां पे क्या कर दी, इम्पोज कर दी, वहां के लोगों पे रशियन लैंग्वेज इम्पोज कर दी। अब वहां के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए, जो पीपल थे पोलैंड के डिड नॉट लाइक दैट, उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि भैया हमारी जो पोलिश लैंग्वेज थी उसे बदल कर रशियन लैंग्वेज रख दिया गया। अब उन्हें रशियन लैंग्वेज तो आती नहीं, वो कैसे बोले, ठीक है। तो क्या हुआ, जो पोलैंड के लोग थे, कुछ जो लोग थे, उन्होंने 1831 के अंदर रेवोल्यूशन मतलब क्रांति स्टार्ट की, ठीक है। 1831 के अंदर उन्होंने क्या किया, क्रांति स्टार्ट की। किन्होंने स्टार्ट की क्रांति, जो पोलैंड के पीपल से, उन्होंने वहां पे क्रांति स्टार्ट की। कब करी, 1831 के अंदर, ठीक है। 1831 के अंदर जो पोलैंड के लोग थे उन्होंने क्या किया, रेवोल्यूशन स्टार्ट किए। अब इन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, इन रेवोल्यूशन में हुआ ये कि जो रशिया था उसने सप्रेस कर दिया, जो पीपल थे, जो पोलैंड के लोग थे ना, उन्हें दबा दिया, ठीक है, क्योंकि रशियन में ज्यादा पावर, आज भी हम देखते हैं कि रशिया जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उसी तरीके से पहले भी रशिया में बहुत ज्यादा पावर थी। तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने जो पोलैंड के लोग थे उन्हें सप्रेस कर दिया, ठीक है, रशिया ने जो पोलैंड के लोग थे उन्हें सप्रेस कर दिया। और क्या किया, कुछ जो प्रिस्ट थे, कुछ जो बिशप थे, ठीक है, प्रिस्ट और बिशप, उन्हें जेल में डाल दिया। पुजारी को जेल में डाल दे तो पुजारी उन्हें मारना दे, पर क्या करे, ताकत इतनी ज्यादा है उनके पास, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें जेल में डाल दिया। और कुछ लोगों को मरने के लिए साइबेरिया में भेज दिया। कहां भेज दिया, साइबेरिया में भेज दिया। समझ में आ रहा है कि साइबेरिया में कुछ लोगों को मरने के लिए भेजा, भाई जाओ जाओ, जरूरत नहीं है, तो बोझ हो धरती पर, इस तरीके से भेज दिया, ठीक है। अब यहां पर साइबेरिया में भेज दिया। अब क्या है, अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि भैया यदि पोलिश लैंग्वेज रही होती तो ये सब कुछ मसला ही ना होता। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भैया जो एक लैंग्वेज होती है, जो एक लैंग्वेज होती है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो भी नेशनलिज्म की भावना, जो राष्ट्रवाद है उसकी भावना को जागरूक कर सकती है। तो लैंग्वेज इज ऑल्सो अ वेपन, लैंग्वेज भी क्या है, एक वेपन है, एक हथियार है, टू जनरेट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, एक नेशनलिज्म की भावना को जागरूक करने के लिए, ठीक है। लैंग्वेज भी एक हथियार है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम नेशनलिज्म की भावना को जागरूक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना समझ में आ गया कि पोलैंड जो है वो रशिया के कंट्रोल के अंदर था। पोलैंड के लोग पोलिश भाषा बोलते थे, तो रशियन वाले लोग जो है उन्होंने रशिया भाषा को उस पर इम्पोज कर दिया, रशियन लैंग्वेज को। अब पोलैंड के लोग इससे नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि भैया हमसे तो ये नहीं होगा, हमसे तो रशियन लैंग्वेज बोली नहीं जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1831 के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट किए। अब इसमें जो रशिया था, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल था, तो उसने उसे सप्रेस कर दिया, उसे दबा दिया। जब उसे दबा दिया तो क्या हुआ, कुछ जो प्रिस्ट थे और कुछ जो बिशप थे उन्हें क्या कर दिया, जेल में डाल दिया, और कुछ को साइबेरिया में भेज दिया मरने के लिए। उसके बाद इससे हमें यह पता चलता है कि भैया जो लैंग्वेज है वो भी एक हथियार होती है, डिशुम डिशुम डिशुम, क्या करने के लिए, हथियार होती है नेशनलिज्म की भावना को जागरूक करने के लिए, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। यदि इसमें भी कोई डाउट है तो दोबारा पूछिएगा, ठीक है। ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। यदि है
तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, चलिए चल रहे हैं। अब हम आ गए हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स पर कि भैया ये हंगर, हार्डशिप, पॉपुलर रिवोल्ट्स क्या है। हंगर का मतलब होता है भूख, हार्डशिप का मतलब होता है कष्ट, और पॉपुलर रिवोल्ट्स मतलब जो प्रसिद्ध जो लड़ाइयां हैं, रिवोल्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, अब इनके बारे में जानते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा मजाक दुआऊंगी, पर ये जो है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें हमें ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको समझना इंपॉर्टेंट है ज्यादा, बाकी चीजें तो बाद में चलती रहेंगी, ठीक है, लास्ट में सुनाऊंगी, ठीक है। अब देखिए 1830 के अंदर क्या हुआ था कि जो हमारा यूरोप है, ठीक है, उसने ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप को, मतलब यूरोप की जो आर्थिक स्थिति है ना वो 1830 में अचानक से गिर गई ऐसे गिर गई, ठीक है। तो 1830 के अंदर क्या हुआ कि जो यूरोप है वहां पे क्या हुआ, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप वर एक्सपीरियंस इन यूरोप, मतलब 1830 के अंदर यूरोप के अंदर ग्रेट हार्डशिप हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर्थिक स्थिति थी यूरोप की वो गिर गई अचानक से, ठीक है, आर्थिक स्थिति इसकी कम हो गई, ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण जो ये क्यों हुआ, ये ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा हो गई, ठीक है, पॉपुलेशन में बढ़ोतरी आ गई, ठीक है। अब इसके बाद यदि पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा, मतलब बेरोजगारी आ गई, ठीक है, तो पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट भी आ गई, मतलब बेरोजगारी भी आ गई। अब जब बेरोजगारी भी आ गई तो जो लोग थे, जो विलेज के लोग थे, ठीक है, अब वो सोच रहे थे भैया ये खेती बाड़ी में तो ज्यादा मतलब पैसा लगाना पड़ता है, और अब तो हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा हो चुकी है और हमें जॉब भी नहीं मिल रही है, तो चलो शहर की तरफ चलते हैं। तो जो विलेज के पीपल थे ये सिटीज की तरफ मूव हो गए, ठीक है। अब जब ये सिटीज की तरफ मूव हो गए, जब ये सिटीज में चले गए तो क्या हुआ, यूरोप के अंदर स्लम्स बन गए। स्लम्स क्या होता है, झोपड़पट्टी, जैसे हम देखते हैं, जैसे कि ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन के साइड में झोपड़पट्टियां बनी हुई तो होती हैं, वो स्लम्स ही होती है, ठीक है, स्लम एरिया जिसे कहते हैं। तो ये है, तो ये बताया गया है कि भैया 1830 के अंदर क्या हुआ था, जो यूरोप है इसने ग्रेट इकोनॉमिक जो क्राइसिस है, जो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप है उसे एक्सपीरियंस किया था, और यहाँ की पॉपुलेशन भी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो विलेज के पीपल सिटीज में मूव होने और सिटीज में स्लम्स क्रिएट होने लगे, इतना समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि जो यूरोप था ना, यूरोप ने क्या किया, जो जितने भी गुड्स था, जितना भी सामान था वो इंग्लैंड से मंगाने लग गए। अब वो जो इंग्लैंड था वो सस्ता दे रहा था, जैसे हम भी क्या करते हैं, मोल तोल करते हैं कि भैया 10 रुपए का दे रहा है, नहीं 10 रुपए का दे रहा है हम नहीं लेंगे, हमें 8 रुपए का देगा तब लेंगे, ठीक है, हमें 5 रुपए का देगा तब लेंगे, नहीं तो हम चलते बनते, ठीक है दे रहा है कि नहीं दे रहा, दे रहा है कि नहीं दे रहा, ऐसे करते हैं ना। हाँ, तो उसी तरीके से जो इंग्लैंड है वो भी क्या दे रहा था, यूरोप को बहुत ज्यादा सस्ता सामान दे रहा था, चीप गुड़ दे रहा था, ठीक है, गुड़ वो वाला खाने वाला गुड़ नहीं, गुड़ मतलब सामान दे रहा था, ठीक है। तो क्यों इनका सामान इतना ज्यादा सस्ता क्यों था, सस्ता इसीलिए था क्योंकि वो मशीनों से बना हुआ था, ठीक है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मशीन्स, वो मशीनों से बना हुआ था। अब जब कोई सामान मशीन से बनता है तो मशीन मतलब इंडस्ट्री ज्यादा है, इंडस्ट्री ज्यादा है तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी ज्यादा होगी, क्योंकि जो वहां पर इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना सारे, तो वो अनएम्प्लॉयड लोग अब वो क्या करें, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर थे, मतलब जो छोटे पैमाने पर उद्योग करते थे, मतलब छोटे स्केल पर उद्योग करते थे, वो उनको क्या हुआ, उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ, ठीक है, उनको क्या हुआ, बहुत ज्यादा लॉस हुआ, ठीक है। तो क्या किया, यूरोप ने तो इंग्लैंड से सामान मंगा लिया सस्ते दामों पर, और वो तो मशीन से बना हुआ था। अब जब वो मशीन से बना हुआ था तो क्या हुआ कि वो सस्ता मिल रहा है, अब सस्ता मिल रहा है तो जो स्मॉल स्केल है फार्मर, जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर है वो तो क्या करेंगे, थोड़ा सा तो मुनाफा कमाना है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा महंगा बेच रहे थे, तो इससे उनका सामान न लेकर जो इंग्लैंड से सामान आया था उसे ही लिया गया, और इनका जो सामान था वो नहीं बिका तो इसे लॉस हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ कि फूड जो है ना,
खाना, ठीक है, खाना खाते पेट भर लेते हैं ऐसे, तो जो खाना था उसमें भी क्या आ गए, खाने के भी लाले पड़ गए थे, मतलब खाना भी नहीं था, ठीक है। तो जो फूड के प्राइसेस थे वो दाम इतने बढ़ गए, आसमान को छू रहे थे, आसमान को छू रहे थे, ठीक है। क्या छू रहे थे, जो फूड के प्राइसेस थे वो आसमान को छू रहे थे। एंड बैड हार्वेस्ट लेफ्ट द कंट्री पुअर। अब उस साल क्या हुआ, 1830 के अंदर जो खेती थी वो भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई। अब खेती भी ज्यादा अच्छी नहीं हुई, ठीक है, सामान भी बाहर से मंगाया जा रहा है, लोग भी यहाँ पे आके स्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण फूड का दाम जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। जब फूड का दाम बढ़ जाएगा तो महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बताया गया है, अब जो रिच लोग थे, ठीक है, जो लोग अमीर थे, ठीक है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती, भैया उनके पास पैसे थे, वो कितना भी सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। तो रिच पीपल जो है उनके पास मनी थी, ठीक है, तो डू नॉट केयर अबाउट एनीथिंग, तो उनको कोई भी मतलब टेंशन ही नहीं थी, ठीक है, उन्हें मिल रहा था सब कुछ, ठीक है, पैसे तो ले लो, ठीक है, वो ऐसे हमारी तरह बार्गेनिंग नहीं करते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है ना उन लोगों पर पड़ा जो विलेज से सिटी के अंदर आए थे, ठीक है, विलेज से जो सिटी के अंदर आए थे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ही उन पर पड़ा, ठीक है, विलेज से सिटी के अंदर आए थे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ही उन्हीं पर पड़ा। अब हम देख लेते हैं कि भैया ये समझ में आ गया, ये दोबारा बता देती हूँ कि 1830 में क्या हुआ था, ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे यूरोप के अंदर, लोग जो है बहुत ज्यादा हो गए थे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा, मतलब अनएम्प्लॉयड लोग हो गए थे बहुत ज्यादा, और विलेज के लोग जो है वो सिटीज के अंदर काम की वजह से जाने लगे और वापस स्लम्स क्रिएट हो गए। अब इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण ये हुआ कि जो गुड्स है ना वो यूरोप इंग्लैंड से मंगाने लगा, वो सस्ते देता था क्योंकि वो मशीन से बना होता था। इसके कारण जो लोग स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है, जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर थे उन्हें लॉस का सामना करना पड़ा। उस साल जो हार्वेस्ट है वो भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई और वहां पे फूड का दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब रिच लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था जो लोग विलेज से सिटीज के अंदर गए थे। अब उसके बाद आता है 1848 के अंदर। 1848 के अंदर क्या हुआ कि जो फ्रेंच है, ठीक है, फ्रेंच सिटी है, ठीक है, फ्रेंच की सिटी जो है पेरिस, ठीक है, वहां पे क्या हुआ, अब यहाँ की बात होती है कि फ्रेंच की सिटी पेरिस के अंदर क्या हुआ, ठीक है, कि फ्रेंच की सिटी पेरिस जो है वहां पे जो लोग है ना वो रोड पर आ गए, रोड पर आ गए, मतलब ऐसा नहीं है कि रोड पर इकट्ठे हो गए, मतलब उनके पास कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, तो इसी कारण वो रोड पर आ गए, ठीक है। अब रोड पर आ गए तो जो वो वहां का कौन था भैया, जो लुइस फिलिप था, ठीक है, लुइस फिलिप था, वहां वो जो शहर था ना उसे छोड़कर भाग गया। अरे भैया मेरे से नहीं होगा, मैं वो पहले कांपने लग गया, ठीक है। अब जो लुइस फिलिप है वो जब राजा ही वहां का छोड़कर भाग गया तो प्रजा क्या करेगी, तो जो लुइस फिलिप है वो छोड़कर भाग गया, तो इसके बाद नेशनल असेंबली, ठीक है, ने प्रोक्लेम किया रिपब्लिक, मतलब जो फ्रेंच था ना उसे रिपब्लिक क्या कर दिया, नेशनल असेंबली जो थी, ठीक है, नेशनल असेंबली जो बनी हुई थी उसने जो फ्रेंच था उसे क्या कर दिया, उसे प्रोक्लेम कर दिया, मतलब उसे घोषित कर दिया एक नेशन स्टेट। एक नेशन स्टेट मतलब जहाँ पे एक परफेक्ट लैंग्वेज होती है, कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, लुइस फिलिप तो छोड़कर भाग गया, तो जो नेशनल असेंबली थी उसने प्रोक्लेम किया किसको, फ्रेंच को, ठीक है, फ्रेंच जो है ना उसको क्या किया, जो फ्रेंच है उसको रिपब्लिक जो है वो घोषित कर दिया। समझ में आ गया, ठीक है, फ्रेंच को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। अब जब फ्रेंच को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया तो इससे क्या क्या चेंजेस आए, अब ये देख लेते हैं। देखिए जब फ्रेंच को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया तो इससे चेंजेस क्या क्या है, मतलब जो वोटिंग राइट्स थे, ठीक है, सभी मेल को दे दिए गए, ठीक है, जो कि 21 ईयर से ऊपर थे, मतलब वो सभी आदमी, ठीक है, जो कि 21 साल से ऊपर थे, वो सभी अमीर आदमी, सभी गरीब आदमी जो कि 21 साल से ऊपर थे उन्हें क्या दे दिए, वोटिंग राइट्स दे दी, ठीक है। अब वोटिंग राइट दे दी, अब भाई औरत कहाँ गई, औरतों को अभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिले। जो वुमेन्स थी ना, कौन थी, वुमेन्स, अब जो वुमेन्स थी इन्हें भी अभी तक वोटिंग राइट नहीं मिले थे, ठीक है, इन्हें नहीं मिले। तो बस किसको मिले वोटिंग राइट्स, बस मेल को मिले, मतलब जो पुरुष थे उन्हें ही मिले, और कौन से पुरुष, जो कि 21 साल से ऊपर है, ठीक है। उसके बाद राइट टू वर्क वाज ग्रांटेड, कि भैया काम मिलेगा, काम सबको मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे मनरेगा चलता है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005,
5, ठीक है। तो वही उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी गारंटी दे दी गई, भैया क्या होगा, यहाँ पर भी आपको काम दिया जाएगा, ठीक है, आपको काम तो दिया ही जाएगा, ये गारंटी है, वारंटी नहीं, गारंटी, ठीक है, गारंटी है, ठीक है, ये बताया गया। उसके बाद क्या किया गया, अब ये हो गया क्लियर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इतना क्या हो कि जो फ्रेंच जो था, और फ्रेंच की जो सिटी थी, जो पेरिस थी, 1848 में क्या हुआ, 1848 में वहां के लोग सड़क पर आ गए, तो ये बेचारा डर गया, लुइस फिलिप क्या गया, उसे छोड़ के भाग गया। फिर जो नेशनल असेंबली जो थी उसने प्रोक्लेम कर दिया फ्रेंच को एक रिपब्लिक स्टेट। अब इससे चेंजेस क्या हुए कि भैया सबको वोटिंग राइट मिल गए और वर्क जो है वो गारंटी मिल गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ भैया, अब 1845 के अंदर 1845 अभी क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा 1848 अब किसकी पढ़ रहे हैं, 1845 कि 1845 के अंदर क्या हुआ, 1845 के अंदर एक सेल्सिया रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। सेल्सिया रिवोल्ट क्या था भैया, सेल्सिया रिवोल्ट कुछ नहीं था, इसमें क्या थे, जो वीवर्स थे, ठीक है, मतलब एक जगह है, ठीक है, कुछ वीवर्स जो थे ना सेल्सिया के। अब इसे सेल्सिया रिवोल्ट क्यों कहा गया, क्योंकि सेल्सिया के अंदर हुआ था, ठीक है, सेल्सिया रिवोल्ट इसीलिए कहा गया क्योंकि सेल्सिया के अंदर हुआ था। अब जो सेल्सिया के वीवर्स थे, ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, वो 4 जुलाई लिखा हुआ है शायद, ठीक है, 4 जून या जुलाई है, ठीक है, तो मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा कि 4 जून या जुलाई, तो 4 तारीख को और 2 बजे, 4 तारीख की 2 बजे जो वीवर्स है ना, वो उन्होंने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर था, उनके खिलाफ रिवोल्ट किया, उससे झगड़ा किया। क्यों किया, क्योंकि जो पेमेंट थी ना, वीवर जो है ना, उनकी पेमेंट कम कर दी गई। अब जब आपकी कोई सैलरी कम कर दे तो कितना गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा आता है कि उसे अभी खड़े खड़े जला दूं, अपनी आंखों से जला, इस तरीके से। तो उनकी जो पेमेंट है जब उन्हें कम कर दी गई तो उन्हें कितना गुस्सा आया होगा, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया। अब ये जो था, ये निकला बड़ा महान, ये जाके गांव में छुप गया, विलेज में छुप गया। उसके बाद जब विलेज के लोगों ने कहा कि भैया जाओ, हमसे भी कुछ नहीं होगा, ये हम ही पीट के चले जाएंगे, तो क्या हुआ, तो ये आर्मी के पास चला गया। जब ये आर्मी के पास चला गया तो आर्मी ने वीवर्स के साथ लड़ाई करी और उसमें 11 वीवर्स की मौत हो गई। और ये जो प्लान था वो अनसक्सेसफुल हुआ, ठीक है, समझ में आया। तो ये है हमारा भाई हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलने वाले हैं, तो चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट पर हम चल जाते हैं। द रिवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स, की जो लिबरल्स हैं, ठीक है, लिबरल्स हैं, उनके रेवोल्यूशंस क्या थे, ठीक है। अब हम इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, द रेवोल्यूशन वाज लीड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब ये जो रेवोल्यूशन था, अब सबने तो रेवोल्यूशन कर लिए बट मिडिल क्लास ने नहीं किया। अब ये कैसे चुप बैठ सकती है, तो जो मिडिल क्लास थी इसने भी क्या किए, रेवोल्यूशन सब स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब क्या इसने क्या मांग की, ये तो हमेशा क्या करती है, जो नेशन स्टेट है, मतलब क्या होना चाहिए, सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, इनकी क्या कर रही थी, मांग कर रही थी, ठीक है। मतलब जो नेशन स्टेट है उसकी ये क्या कर रही है, मांग करे कि भैया हमें नेशन स्टेट जो है उन्हें दे दीजिए। उसके बाद सेकंड मांग क्या थी कि भैया पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, अब ये क्या होते हैं, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो पढ़ा है पर पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज भी नहीं पता, चलो कोई नहीं, ठीक है। पार्लियामेंट्री देखिए, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल मतलब भैया कि खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, मतलब खुद का क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान होना चाहिए खुद का, ठीक है, हाँ हमारा खुद का संविधान होना चाहिए। उसके बाद जो फ्रीडम है ऑफ प्रेस, ठीक है, प्रेस का फ्रीडम होना चाहिए, वो इस्त्री वाली प्रेस नहीं, जो न्यूज़पेपर वाली प्रेस होती है वो वाली प्रेस जो है उसका क्या होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब हम क्या कर सके, हमारे पास इतना फ्रीडम होना चाहिए कि हम क्या कर सके, अपने सोशल ग्रुप से क्या बना सके, एसोसिएशन बना सके, संगठन बना सके, ठीक है, इतना फ्रीडम चाहिए था इन्हें। तो इन्होंने क्या कहा, भैया सब रेवोल्यूशन कर रहे हैं तो मिडिल क्लास क्यों रहे, तो ये एजुकेटेड जो मिडिल क्लास थी वो भी बोले कि भैया हम भी करेंगे रेवोल्यूशन। तो इन्होंने क्या किया, नेशन स्टेट की मांग की और पार्लियामेंट्री क्या किए, प्रिंसिपल्स की मांग की। उसमें उन्होंने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, फ्रीडम टू प्रेस होना चाहिए और एसोसिएशंस भी बननी चाहिए, ठीक है। अब जो जर्मन रीजन के जो मिडिल क्लास थे, अब जो जर्मन रीजन है ना, जर्मन रीजन, उसकी जो मिडिल क्लास थी उसने क्या किया,
जर्मन रीजन की जो मिडिल क्लास थी उसने क्या किया, उसने और जर्मन नेशनल असेंबली बनाई, ठीक है। उसने एक असेंबली बनाई बड़ी सी, जो कि क्या थी, ऑल जनरल नेशनल असेंबली थी, जो क्या थी, ऑल जनरल नेशनल असेंबली थी, जो कि जिसमें 881, ठीक है, मतलब 881 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे भैया, 881 मेंबर्स थे, ठीक है, 881 मेंबर्स थे। अब उसमें क्या हुआ, ये जो है वो इतने, ठीक है, मतलब 1848 को, ठीक है, ये जो है फ्रैंकफर्ट एक जगह है, ठीक है, जर्मनी के अंदर फ्रैंकफर्ट एक जगह है, जर्मन रीजन के अंदर फ्रैंकफर्ट एक जगह है, और वहां पे एक एसटी पूल एक क्या है, ये एक चर्च है, ठीक है, सेंट पूल एक चर्च, यहाँ पे एक चर्च है जिसका नाम सेंट पूल है, ठीक है। तो ये एक चर्च है, ठीक है, वहां पे इन्होंने क्या किया, वहां पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कहा कि भैया अपना एक संविधान होना चाहिए, तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इतना समझ में आया कि जर्मन रीजन थे, जर्मन जो रीजन में जो मिडिल क्लास लोग रह रहे थे, उन्होंने क्या किया, एक एसोसिएशन बनाई, जिस एसोसिएशन का नाम था ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, ठीक है, ये उसका नाम था। इसमें 881 मेंबर्स थे। उसके बाद 1848 को ये फ्रैंकफर्ट के एक सेंट पूल नामक एक चर्च था, जहां पर ये इकट्ठे हुए, ठीक है, जहां पर ये इकट्ठे हुए, ठीक है, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कहा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान जो है उसे बनाने के लिए कहा। अब देखिए भैया प्रॉब्लम कहाँ आई, प्रॉब्लम ये आई क्या प्रॉब्लम, देखिए बिकॉज दे ऑल वर मिडिल क्लास, क्योंकि सारे ही मिडिल क्लास थे, ठीक है, सो दे इग्नोर्ड आर्टिशियंस एंड वीवर्स, तो इन्होंने जो बुनकर थे और जो आर्टिशियंस थे, ठीक है, जो कुछ बनाते थे, आर्ट वगैरह करते थे, और जो वीवर्स थे, जो बुनते थे, ठीक है, उन्हें क्या कर दिया, मतलब उनकी जो फीलिंग्स थी उन्हें हर्ट करा, ठीक है, उन्हें सप्रेस करे, मतलब उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो रही, ठीक है। तो भैया जो आर्टिशियंस और वीवर्स हैं, ये बोले हम भी क्यों सपोर्ट करें, यदि तुम हमारी इच्छाओं को नहीं मानते तो हम तुम्हें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, तो इन्होंने इसे सपोर्ट नहीं किया। अब इन्होंने इसे सपोर्ट नहीं किया तो जो मिडिल क्लास थी वो क्या हो गई, वीक हो गई, ये मिडिल क्लास वीक हो गई, क्यों, क्योंकि आर्टिशियंस और वीवर्स ने सपोर्ट नहीं किया। अब क्या हुआ, अब ये जो मिडिल क्लास थी ये गई राजा के पास, राजा का नाम क्या है, राजा का नाम है फेडरिक विलियम, फेडरिक विलियम, ये क्या है, ये पूरे पर्शिया के किंग है, पूरा जो पर्शिया है ना उसके किंग है, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि जर्मनी के किंग के पास क्यों नहीं गए, पर्शिया के किंग के पास क्यों आए, उठ रहा होगा ना क्वेश्चन मार्क, यस, बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन तो उठना ही चाहिए था कि पर्शिया के पास ही क्यों गए, ये जर्मन वाले के पास क्यों नहीं गए, जर्मन वाले के इसलिए पास ये नहीं गए क्योंकि जर्मन कोई भी कंट्री थी ही नहीं। अब ये कैसी बात कह रहे हो, ये तो जर्मन रीजन अभी तो बताया, जर्मन रीजन्स थे, जर्मन कंट्री नहीं थी पहले, ठीक है, तो इन्होंने इसीलिए ये जर्मन कंट्रीज नहीं थी, इसीलिए ये क्या गए, पर्शिया के पास गए, पर्शिया के किंग के पास गए। अब ये जो मिडिल क्लास थी, ठीक है, अब जो फेडरिक विलियम थे, ठीक है, अब क्योंकि ये इसे कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहे थे, कह रहे थे भैया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, एक संविधान बनाओ जिसमें सब कुछ रूल रिटन हो, ठीक है। अब ये भला किंग अपनी पावर को कम कैसे होने देगा, अब किंग अपनी पावर को कम नहीं होने देगा, तो इसने क्या कहा, आर्मी से कहा कि भैया तुम इसकी खातिरदारी करो, डुच डुच डुच, इस तरीके से पीट दिया, ठीक है। अब ये जो मिडिल क्लास थे, ये मिडिल क्लास थे, अब इन्होंने गलती क्या करी, इन्होंने आर्टिशियंस और वीवर्स जो है ना, आर्टिशियंस जो थे और जो वीवर्स थे, ठीक है, इन्हें ध्यान नहीं दिया, इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और इन्हें इसका सपोर्ट नहीं मिला। यदि इन्हें इसका सपोर्ट मिल जाता तो ये इनके ऊपर रोब जमा के कह सकते कि भैया सब चाहते हैं तो आपको बनाना तो पड़ेगा, ठीक है, तो ये बनाते, पर अभी ये पिट और गए, ठीक है, तो इनका वीक पॉइंट है ये, ठीक है। अब देख लो, अब क्या है, अब मोनार्की, ठीक है, अब जो मोनार्क थे, ठीक है, मतलब जिनका खुद का शासन था, उन्होंने ये रियलाइज किया कि भैया ये मिडिल क्लास बहुत निकम्मी है, ये कभी नहीं टिकेगी, ठीक है, उन्होंने ये रियलाइज किया, ठीक है। अब जब उन्होंने रियलाइज किया कि भैया ये जो है वो क्वाइटली, मतलब शांति से नहीं, साइलेंटली नहीं बैठने वाली है, तो उन्होंने क्या किया,
तो उन्होंने सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर्स वर एबॉलिश बोथ इन हैब्सबर्ग डोमेन्स एंड इन रशिया। तो उन्होंने क्या किया, सर्फडम का मतलब होता है स्लेवरी, ठीक है, और बॉन्डेड लेबर्स मतलब जब जबरदस्ती किसी से काम करवाया जाए विदाउट पेइंग, ठीक है, पैसे भी नहीं दे रहे और काम भी करवा रहे, तो होता है बॉन्डेड लेबर्स, ठीक है। तो जो स्लेवरी थे, जो दास थे, और जो बॉन्डेड मतलब जबरदस्ती गुलामी वाले जो काम कर रहे थे वहां पर, ठीक है, तो उनको क्या किया, उनको वहां से छुड़ा दिया, ठीक है, उन्हें छोड़ दिया, ठीक है। हैब्सबर्ग और रशिया दोनों जगह से उन्हें छोड़ दिया। समझ में आया कि दोनों जगह से जो स्लेवरी सर्फडम स्लेवरी कर रहे थे और जो बॉन्डेड लेबर्स थे, बॉन्डेड लेबर्स मतलब जो भी फोर्स लेबर थे, उन दोनों को एबॉलिश कर दिया, उन्हें छोड़ दिया, रशिया से भी और हैब्सबर्ग से भी, ठीक है। और फिर क्या किया, जो ये क्या है, ये हंगेरियन वर ग्रांटेड ऑटोनॉमी इन 1865। 1867 के अंदर क्या हुआ कि जो हंगेरियंस थे, ठीक है, उन्हें ऑटोनॉमी मतलब जिस तरीके से आप चाहो उस तरीके से आप शासन करो, ये उन्हें राइट मिल गया, ठीक है, ये राइट मिल गया, ठीक है। तो इतना यदि आपको समझ में आ गया हो, इतना यदि आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान था कि भैया मिडिल क्लास थी, इसने दो चीजें की मांग की, ये चीजें उन्होंने कहा, जर्मन पीपल जो कि मिडिल क्लास है उन्होंने असेंबली में इतने मेंबर थे, इतनी तारीख को इस जगह पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए कहा। प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने भाई मिडिल क्लास थी तो इन दोनों की बातों पर ध्यान नहीं देते, तो फिर इन दोनों ने उसे सपोर्ट नहीं किया, ये उनका वीक पॉइंट बन गया। वीक पॉइंट बन गया जब ये मिडिल क्लास इसके पास जाती है, फ्रेडरिक विलियम के पास, तो ये कहता है कि ये पर्शिया का किंग था, ये पर्शिया के किंग के पास क्यों नहीं गए, क्योंकि जर्मन एक कंट्री नहीं थी, जर्मन रीजन थे, तो इन्हें पर्शिया किंग के पास जाना पड़ा। अब ये भैया इन्होंने क्या किया, अपनी पावर को क्यों छोड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर, तो इन्होंने आर्मी से कहा कि भैया इसकी खातिरदारी करो। खातिरदारी करने के बाद इन्हें अपना वीक पॉइंट पता चला। वीक पॉइंट पता चलने के बाद ये मोनार्की ने कहा कि भैया ये तो शांत नहीं बैठेंगे, तो उन्होंने स्लेवरी, ठीक है, जो स्लेव थे, दास थे, बॉन्डेड लेबर थे, इनको छोड़ दिया, किससे, हैब्सबर्ग से भी और रशिया से भी। और क्या किया, जो हंगेरियन थे उन्हें किसको ग्रांट कर दिया, ऑटोनॉमी जो है 1867 में उन्हें ग्रांट कर दिया, ठीक है। अब इसको वीडियो को एंड करते हैं एक शायरी के साथ, जो कि ये रही, वो क्या है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, ठीक है। तो ये शायरी बहुत अच्छी है। ओके, एक बात मैं आपको बताना चाह रही थी कि भैया जो मुझे कहा गया था कि चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो है उसके नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैंने जो पार्ट थर्ड बनाया था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का, उसमें मैं उस नोट्स को अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। आप देख लीजिएगा, वो नोट्स मैंने प्रॉपरली इन अ प्रॉपर मैनर वो बनाए हैं, ठीक है। तो आप उन्हें जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।